नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हुआ था। 7 चरण में मतदान होना था। 7वें चरण का मतदान 1 जून को संपन्न हो गया। 4 जून को मतगणना होनी थी, जो कि आज हो रही है। कुल मिलाकर के अभी तक लगभग यही संदेश है कि अब यहां पर त्रिशंकु लोकसभा होने वाला है, यानी कि किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं आया है। अभी तक तो कम से कम यही खबर है और लगभग अब यही रह सकता है। अब यहां पर एक बात समझना है कि आज हम लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया है उस पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, और सिर्फ चर्चा नहीं बल्कि हम विश्लेषण करने वाले हैं कि दो अगर हम अलायंस देखें मुख्य रूप से, जैसे कि एक हम बात करेंगे एनडीए की, जिसको लीड बीजेपी के द्वारा किया जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी है, और दूसरा जो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस, उसके नेतृत्व में इंडिया अलायंस रहा, उसमें विभिन्न दल शामिल थे। तो पहले तो ये अनुमान लगाया, जैसा कि आप एग्जिट पोल में भी देखे होंगे, कि एनडीए जो है वह बम्पर सीटों के साथ आगे बढ़ जाएगी। लगभग जैसा प्राइम मिनिस्टर विभिन्न रैलियों में कहा करते थे कि अब की बार 400 पार, तो यही कहा गया। एग्जिट पोल में सभी जितने भी एग्जिट पोल करने वाले एजेंसी थे, प्रधानमंत्री के स्वर में स्वर मिलाते हुए नजर आए, और उन्होंने 400 के पार बहुत सारे ने तो पहुंचा भी दिया एनडीए को। लेकिन जनता का मिजाज कुछ और ही था। 4 जून को जैसे ही सुबह में मतगणना की शुरुआत होती है, 1 घंटे के बाद जो है मौसम बदलना शुरू हो जाता है, और इसका असर भारत के शेयर बाजार पर भी देखने को मिलता है। शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिलती है। जैसे कि एक हाइप बना हुआ था पिछले 1-2 दिन से एग्जिट पोल के बाद, तो और भी स्थिति इस तरह की थी कि बहुत ऊंचा जा रहा था, लेकिन यहां पर जो है स्थिति खराब नजर आया। ठीक समय जैसे जैसे बढ़ता गया, मतगणना होता गया, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड की गिनती होते गई। लगभग 20-22 राउंड का मतगणना होना था, और लेकिन अगर आप देखेंगे तो 5, 6, 7 राउंड होते होते ही मामला क्लियर हो रहा था। स्पष्ट चीजें नजर आने लगी कि किस तरफ माहौल जा रहा है, और कुल मिलाकर के अभी तक यही जानकारी है कि अब जो है त्रिशंकु लोकसभा हो सकता है, यानी कि किसी भी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, इतना मत नहीं आया है कि वह सरकार बना सके। लेकिन अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे चलेंगे। उससे पहले आपके लिए एक खबर है, और यह कि समर सेल आ गया है संस्कृति आईएएस का। 1 से 5 जून तक ये वैलिड रहने वाला है, और इसमें जो ऑफर है वह 50 से 75% तक का भारी छूट दिया गया है। ऑनलाइन लाइव पेन ड्राइव टेस्ट सीरीज डीएलपी कोर्सेज पर दिया गया है। यूपीएससी और पीसीएस के विभिन्न कोर्स पर यह उपलब्ध आपके लिए रहेगा। देखिए, हम जब चर्चा करेंगे तो हम यह भी देखेंगे कि पूरे चुनाव के रैली में एनडीए के तरफ से, बीजेपी के तरफ से क्या क्या मुद्दे उठाए गए। प्रधानमंत्री हो, अमित शाह जी हो, जेपी नड्डा हो, या उनके दल के जो भी स्टार कैंपेनर हो, किन किन मुद्दों को उन्होंने उठाया। और जो कहा गया 400 पार, तो उस स्थिति तो की जाने की बात तो छोड़िए, पूर्ण बहुमत भी बीजेपी को मिलता हुआ नहीं नजर आया, बहुत पीछे रही। और खास करके उत्तर प्रदेश की जब बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में करारी शिकस्त देखने को बीजेपी को मिला है ना। तकरीबन 35 सीट के आसपास कहा जा रहा है कि वो सिमट जाएगी, और सपा जो है वहां बहुत अच्छा करती हुई नजर आई है, 35 से 37 सीट तक आ सकता है। तो यहां पर यह भी देखना पड़ेगा भारत के बड़े राज्य में किस तरह से उलटफेर हुआ। दूसरी तरफ यह भी देखना होगा कि इंडिया अलायंस किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ी, और किन मुद्दों की वजह से, जो एक तरफ कहा गया एग्जिट पोल वगैरह में, ओपिनियन पोल में भी कहा गया था, एक हवा भी था राजनीतिक विश्लेषकों के बीच कि इंडिया अलायंस जो है वह 150 तक जाते जाते पूरी अलायंस ही सिमट जाएगी। लेकिन ठीक उलट देखने को मिला। स्थिति यह है कि अगर थोड़ी सी जोड़ तोड़ हो जाए तो इंडिया अलायंस सरकार बनाने की स्थिति तक पहुंच गई है। तो ये कैसे हुआ? भारतीय राजनीति में कहा जाता है कि कुछ भी हो सकता है। जनता जो है उसके मूड को भाप पाना बहुत मुश्किल है, और एक बार फिर से जनता ने ये चीज दिखा दिया है कि आप हमारे मूड को नहीं भाप सकते हैं। चलिए अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे चलते हैं, और ये अभी आप लाइव ही देख रहे हैं क्योंकि अभी ये लाइव चल रहा है। तो मैं फिलहाल आपको यहीं पर डायरेक्ट वेबसाइट से ही लाइव दिखा देता हूं कि क्या स्थिति बना हुआ है। 2024 इलेक्शन अपडेट्स हैं, यहाँ पे चलते हैं। जनरल इलेक्शन रिजल्ट 2024, तो आज अभी काउंटिंग जारी है, और काउंटिंग जारी होते हुए आप यहाँ देखिए आंध्र प्रदेश, चूंकि विधानसभा का भी चुनाव हुआ है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में हुआ, सिक्किम में, तो वहां तो आ गया रिजल्ट। अब यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश है और ओडिशा का है, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश का भी यहाँ स्थिति था। तो यहाँ पर ओडिशा में भी लग रहा है कि पहली बार बीजेपी सरकार बना लेगी, इस तरह की स्थिति लग रहा है। बाई इलेक्शन भी हुआ है असेंबली के 25 सीटों पर। लेकिन हमारा मुख्य फोकस जो होने वाला है वह
वह लोकसभा चुनाव को लेकर के होने वाला है, जो कि 543 सीट पर इलेक्शन हुआ था और आज मतगणना जारी है। तो चलिए यहां पर देखते हैं सबसे पहले क्या है ट्रेंड। देखिए यहां पर जून 2024 की स्थिति, और ये इलेक्शन कमिश्नर के वेबसाइट पर आपको नजर आएगा। ये देखिए भारतीय जनता पार्टी की स्थिति देखेंगे, बीजेपी की स्थिति, तो यहाँ पर 543 से 543 सीटों का रुझान आपको दिखा दिया गया है। ठीक है, तो अगर आप बीजेपी की स्थिति देखेंगे तो यह 241 सीट आई है। देखिए 272 सीट चाहिए था, 543 सीट है लोकसभा के क्षेत्र, तो 272 कम से कम जिसको आ जाती वह पूर्ण बहुमत में आ जाता सरकार बनाने की स्थिति में। लेकिन यहां पर बीजेपी जो है 241 पर ही सिमटती हुई नजर आ रही है। इसमें आप कह सकते हैं कि प्लस माइनस 5 सीट और रख लीजिए। ठीक है, क्योंकि समय के साथ कुछ अपडेट और हो जाएगा देर रात तक, तो मान के चलिए कि ये बहुमत के आंकड़े से इस बार बीजेपी खुद बहुत दूर रह गई। अब उनके साथ जो एनडीए है, तो एनडीए के साथ कई और पार्टी है, जैसे कि नीतीश कुमार भी उनके साथ हैं। ठीक है, यहां पर चंद्रबाबू नायडू भी हैं। तो ये सब देखना पड़ेगा कि एनडीए का जो पूरा कुनबा है, अगर ये एकत्रित रह जाते हैं तो तकरीबन जो इनकी स्थिति है वह 295 से लेकर के 300 तक, 305 भी जा सकता है, प्लस माइनस 5 रख लीजिए आप। यानी कि अगर एनडीए के लिहाज से देखेंगे तो एनडीए गठबंधन जो है वह पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लेगी, यानी कि 272 चाहिए था 543 में, तो उनको आ जाएगा एनडीए को। तो इस लिहाज से ये अगर एकत्रित रह गए, नीतीश कुमार इधर उधर फिर नहीं गए, चचा का मन जो है एकदम शांत रहा, नहीं बदला, तो आप मान सकते हैं कि फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बन जाएंगे। शपथ लेते हुए वो आपको दिखेंगे और 15 अगस्त को लाल किला के प्राचीर पर झंडोत्तोलन करते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन यदि चचा का मन बदल गया जरा सा भी, नीतीश कुमार की बात कर रहा हूं क्योंकि वो कई बार जो है दल बदल करते रहे हैं इस गठबंधन से, कभी महागठबंधन में चले गए, इंडिया अलायंस में थे, इलेक्शन से पहले ठीक पहले जो है वो फिर से एनडीए में शामिल हो गए। तो जरा सा भी उनका जो मन विचलित हुआ तो यहाँ पर बीजेपी के लिए और पूरे एनडीए अलायंस के लिए चिंता का सबब हो सकता है, क्योंकि फिर जो है सरकार बनाने की स्थिति में कहीं न कहीं इंडिया अलायंस आ सकते हैं। यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू का रोल भी महत्वपूर्ण होने वाला है, यानी कि दो व्यक्ति एनडीए में जो है उनका रोल महत्वपूर्ण होने वाला है, एक नीतीश कुमार और एक चंद्रबाबू नायडू। तो देखना होगा कि बीजेपी क्या करती है। अब चलिए यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थिति देखते हैं। कांग्रेस जैसे पॉपुलर वे में आप करते हैं, राहुल गांधी वरिष्ठ लीडर हैं, उन्हीं के देख रेख में कहीं न कहीं आप समझ सकते हैं अगुवाई में कांग्रेस आगे बढ़ी, और ये जो गठबंधन आपको दिख रहा है इंडिया अलायंस का, उसको कांग्रेस लीड कर रही थी। तो कांग्रेस तकरीबन आप कह सकते हैं कि सेंचुरी लगाने की स्थिति में है, 99 पर अभी है। ठीक है, तो अभी तो नर्वस 90 में फंसी हुई है, लेकिन आप प्लस माइनस 4 सीट रख सकते हैं, तो लगभग सेंचुरी लगा लेगी, इस तरह की बातें की जा रही है। लेकिन यहां पर जो चौंकाने वाला रिजल्ट दिया है वह उत्तर प्रदेश से, जैसा मैंने पहले भी कहा था, और वह समाजवादी पार्टी से उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, तो उनका मेहनत यहां पर रंग लाता हुआ नजर आ रहा है, और 35 सीट यहां पर दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर यह अपने आप में बहुत बड़ा उलटफेर है, क्योंकि मैं जहां तक याद कर पा रहा हूं 2019 में, एक बार आप चेक कीजिएगा, मेरे ख्याल से 2019 में 5 सीट ही आया था एसपी को, और यह अब जो है पिछले 5 साल में स्थिति इतनी बदली कि यह 35 सीट तक पहुंच गया है। कभी स्वप्न में भी यह नहीं सोचा जा सकता था कि यह होगा, क्योंकि एग्जिट पोल कभी भी नहीं बता रहा था इस तरह की स्थिति, और ओपिनियन पोल में भी नहीं आ रहा था, और अपने खुद भी एसपी के जो कार्यकर्ता हैं, लीडर हैं, वह भी इतने कॉन्फिडेंस में नजर नहीं आ रहे थे कि वो कभी सोच सकते थे कि यहां पर बीजेपी को, जहां पर आप देखेंगे 72 सीटें तक था पूरे एनडीए को, ठीक है, वहां पर अगर एसपी अकेले 35 आती है। लेकिन ये आज की सच्चाई है, इसमें थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है, लेकिन अब स्थिति लगभग स्पष्ट होता जा रहा है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आप ये चीज देख रहे हैं। उसके बाद यहां पर और कई घटक दल, यहां पर डीएमके वगैरह 21 ला रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे टीडीपी ये 16, ये टीडीपी जो है वह बीजेपी के साथ है, तो इनकी भूमिका बहुत होने वाली है चंद्रबाबू नायडू की। ठीक है, अभी तो देखिए ये जरूर एनडीए के साथ है, लेकिन इनका कुछ कहना नहीं, क्योंकि ये पहले उधर रह चुके हैं। ठीक है, तो उस मोहल्ला का हिस्सा ये थे, और जदयू अब 14 पे है, 15 पे इनका था, क्योंकि ये 16 सीट पे लड़े थे, तो स्ट्राइक रेट इनका बहुत अच्छा रहा। तो ये 1-2 ऊपर नीचे हो रहे हैं, लगभग रिजल्ट में यही तब्दील होने वाला है। तो मैंने पहले कहा कि चचा अगर ठीक ठाक खुश रहे तो फिर जो बीजेपी है वह आपको दिखेगी सत्ता में, नहीं तो स्थिति खराब होने वाला है। इसके अलावा जो है और भी कई छोटे मोटे दल जो हैं,
उनके देखेंगे आप तो इस तरह से ये चीजें रहा है। कुल मिलाकर के अगर आप चीजों पे आंकड़ा देखें, नजर दौड़ाएं, तो आप यहाँ पर ये पूरे ग्राफ इस तरह से देख सकते हैं। वोटिंग परसेंटेज को लेकर के बात करते हैं, क्योंकि वो दिलचस्प होने वाला है। वोटिंग परसेंटेज किस हिसाब से हुआ है, क्योंकि जनता का मन तो इसी से हम माप सकते हैं। तो सबसे पहले बीजेपी को देख लेते हैं। बीजेपी को जो है यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से बात करेंगे तो पार्टी वाइज वोट शेयर देखते हैं। पार्टी वाइज वोट शेयर इसको मिला है 37.94%, ये बीजेपी को आया है। तो इसमें कह सकते हैं कि थोड़ी सी गिरावट ही पिछले चुनाव से देखने को मिला है, यानी कि बहुत हद तक मतलब देखेंगे परसेंटेज के लिहाज से तो यहां बीजेपी को बहुत नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन अगर मतलब नंबर ऑफ एमपीज के हिसाब से देखेंगे तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक जरूर है। चलिए अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जरा देख लेते हैं। तो 23% रहा है तकरीबन, ये इनके लिए खुश करने वाला ही खबर है, क्योंकि ये मामला इनका ठीक इस बार हुआ है। बाकी पार्टियों का अगर आप देखेंगे, जो आप थोड़े इधर अदर्स को देखेंगे तो वह 6.57% रहा है। ठीक है, एआईटीसी को देखेंगे 3.68% रहा है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर बात करें एसपी का यहाँ पर बहुत अच्छा हुआ। समाजवादी पार्टी का वोटिंग परसेंटेज जो है 4.47% हुआ, तो ये बहुत अच्छा इनको मिला है। ठीक है, इस बार फिर से ये अच्छा करते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा अगर एक दो पार्टी को और अगर आप देख लें, छोटी छोटी पार्टियां हैं तो कोई इंपॉर्टेंट, जैसे आरजेडी की अगर बात करें तो आरजेडी का जो वोटिंग परसेंटेज रहा है वह देखेंगे तो 1.27% है ना। लेकिन लगभग ये 5 सीट जीतने में कामयाब रह जाएंगे, ये कुल मिलाकर के दिख रहा है। नोटा पर बात करना हमारे लिए लाजमी हो जाता है। नोटा मतलब नन ऑफ द एबव, यानी कि कोई कैंडिडेट उस लोकसभा क्षेत्र में जो खड़े हुए हैं वह आपको पसंद नहीं है तो आप नोटा को बटन दबा सकते हैं, उसको जिता सकते हैं। नोटा को लेकर के मैं अभी बात करूंगा। इसका जो वोटिंग परसेंटेज है वह 0.99% है, तकरीबन 1% के आसपास है, और ठीक ठाक यहां पर इसको वोट भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। इंदौर लोकसभा क्षेत्र को लेकर के मैं चर्चा करता हूं, क्योंकि नोटा जो है इसको लेकर के बात किया जाना चाहिए। इंदौर में आप जानते हैं कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे वह पहले ही उन्होंने कह दिया कि हम नहीं ले रहे हैं, वो अपना नॉमिनेशन वापस ले लिए थे। आपको ध्यान होगा ये बात। बीजेपी के लीडर थे कैलाश विजयवर्गीय, उनके साथ गाड़ी में वो नजर भी आए थे, पार्टी करते हुए नजर आए थे, और बहुत जो है वहां पर एक तरह की विकट स्थिति कह सकते हैं लोकतंत्र के लिहाज से भी कांग्रेस पार्टी के लिए बन गया था। और निश्चित तौर पर यह हो गया था कि अगर कैंडिडेट इस तरह की चीजें करने लग जाए कि पार्टी ने टिकट दिया हो, नॉमिनेशन फाइल कराया हो और फिर नाम वापसी का डेट हो और उस वक्त आप अपना नाम वापस ले लेते हैं, आप इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, तो एक बुरी स्थिति हो जाएगी। तो वहां पर बीजेपी के अगेंस्ट में बाकी लोग तो थे, लेकिन एक बड़ा जो कह सकते हैं दल इंडिया अलायंस की तरफ से वो नहीं था, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे। अब एक बात समझिए, तो कांग्रेस ने क्या किया, पूरे इलेक्शन एक प्रचार किया। क्या प्रचार किया? तो कांग्रेस ने पूरे इलेक्शन जनता से यह कहा कि अब तो मेरे उम्मीदवार तो भाई है ही नहीं मैदान में, लेकिन आप क्या कीजिए, बीजेपी को वोट मत दीजिए। तो फिर किसको वोट दीजिए? तो उन्होंने कहा आप नोटा को वोट दीजिए। तो ये चीज हुआ भी, और इंदौर में मतलब नोटा को बहुत ज्यादा वोट पड़ा है। आप अगर चाहें तो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो अब मैं पार्टी वाइज दिखाऊंगा, वरना मैं आपको इस शेयर दिखा देता कि किस तरह से इंदौर में नोटा का परफॉर्मेंस रहा है। और एक समय तो ये तक कहा गया इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट के हिसाब से ही कि नोटा शायद वहां इलेक्शन जीत जाए। हालांकि नोटा को ज्यादा वोट नंबर आ भी जाएगा काउंटिंग में, तब भी जो भी उम्मीदवार रहेगा मतलब किसी दल का वही विजय घोषित होगा, लेकिन उस उम्मीदवार से ज्यादा वोट नोटा को न आ जाए। और अगर ऐसा होता है तो भारतीय राजनीति में यह एक ऐतिहासिक क्षण होगा, और इलेक्शन कमीशन को फिर से सोचना पड़ेगा कि क्या अगर नोटा को अधिक मत मिल जाता है जीते हुए उम्मीदवार से भी, तो फिर क्या वहां पर सभी को राइट टू रिकॉल कर देना चाहिए, यानी कि सभी को वापस कीजिए, खत्म कीजिए और फिर से वहां पर चुनाव करा लीजिए, बाय इलेक्शन कराइए नए कैंडिडेट के साथ। तो ये सोचना पड़ेगा, पार्टियों को भी सोचना पड़ेगा और इलेक्शन कमीशन को भी सोचना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर कई और दल हैं, उसका जरा वोटिंग परसेंटेज देख लेते हैं, आपके साथ मैं भी देख लेता हूं। बीएसपी की बात करते हैं। बीएसपी को जो है 2.04% वोट शेयर मिला है। ये बहुत बुरा नहीं है बीएसपी के लिहाज से अगर मैं कहूं तो, क्योंकि अगर आप देखेंगे एसपी का तो उसको 4.47% मिला है, उस लिहाज से तो बीएसपी का बहुत अच्छा यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो। चलिए सीपीआईएम का देखते हैं। सीपीआईएम जो है कुछ सीट भी जीतती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सीपीआईएम को लेकर के मेरा अपना ख्याल है कि काराकाट सीट जो है, जो कि बिहार में है, जहां पर यह बहुत कह सकते हैं हॉट सीट हो गया था, चूंकि निर्दलीय
के रूप में बीजेपी के पहले नेता हुआ करते थे पवन सिंह, तो वो वहां पर निर्दलीय लड़ गए थे काराकाट से। और उपेंद्र कुशवाहा, तो कुशवाहा को जो है एनडीए ने टिकट दिया था। तो यहाँ पर जो फाइट जो है बड़ा दिलचस्प हो गया था तीन के बीच में। एक तो जो है सीपीआई एम के कैंडिडेट थे जो कि इंडिया अलायंस की तरफ से, दूसरे एनडीए की तरफ से कुशवाहा थे, और तीसरे निर्दलीय लड़ गए बीजेपी के ही लीडर पवन सिंह, क्योंकि उनको आसनसोल से बीजेपी ने पहले टिकट दे दिया था और लड़ने से मना कर दिया, बाद में बिहार से टिकट मिला नहीं। और यहाँ पर जो फाइट दिलचस्प हुआ वह ये स्थिति हो गया कि पवन सिंह खुद तो नहीं जीत रहे हैं, तीसरे नंबर पर रहेंगे, लेकिन कुशवाहा का खेल बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 5-10 हजार ही कुशवाहा से पीछे हैं। और इसमें फायदा यहाँ सीपीएम के लीडर को होने वाला है काराकाट सीट से, और संभव है कि वो जीत भी जाए, क्योंकि जब तक मैं ये वेबसाइट देख रहा था, अपडेट इसको ले रहा था, तो तकरीबन 60,000 वोट से कुशवाहा वहां पर पीछे चल रहे थे, और 65-66 हजार वोट से जो है ये पवन सिंह पीछे थे। तो यहाँ पर सीपीआई एम को फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। डीएमके को लेकर के बात करते हैं, ये तमिलनाडु की पार्टी है, और डीएमके के अगर वोटिंग शेयर में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नफा नुकसान नहीं हुआ है, 1.28% रहा है, जिसको आप डीएमके के लिहाज से वो कह सकते हैं कि उनके लिए तो बेहतर ही होगा। और अगर किसी दल का आप देखना चाहे, मैंने आपको कांग्रेस का तो पहले ही दिखाई दिया था वोटिंग परसेंटेज, और फिर कोई और दिखे तो मैं आपको बताऊं, फेमस बीजेडी का अगर देखेंगे तो 1.20% है, तो लगभग इनका यही रहा है। टीडीपी का 1.93% रहा है, इनकी स्थिति ठीक ही है। मैं चाह रहा हूं कि कहीं आपको जदयू दिख जाए तो वो हमारे लिए भी अच्छा होगा कि आपको एक बार जदयू से मुलाकात करा दिया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार यहाँ पर अहम भूमिका निभाने वाले हैं। हाँ, जदयू आ गया, चलिए। तो नीतीश कुमार की भूमिका जो है वह बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है फिर से, क्योंकि हंग असेंबली होने वाला है। तो यहाँ पर जदयू का देखिए, जदयू को जो मिला है 0.97% यहाँ पर मिला है, तो आरजेडी से भी कम मिला है। ध्यान देना है आपको, आरजेडी बिहार में 2 क्षेत्रीय पार्टी, बड़ी पार्टी है, कई क्षेत्रीय पार्टी है लेकिन 2 बड़ी क्षेत्रीय पार्टी है, एक चचा का एक दूसरा भतीजा का। तो चचा का हो गया नीतीश कुमार यानी कि जदयू। तो जदयू का अगर आप देखेंगे तो 0.97% के आसपास मिला है, लेकिन यहाँ पर 16 सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रही थी जदयू, और तकरीबन मैंने आपको यहाँ दिखाया कि अभी क्या इनका हाल चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का लाइव मैं आपको दिखा देता हूं। जनता दल यूनाइटेड का, ये तो सेकुलर हो गया, जनता दल यूनाइटेड। तो जनता दल यूनाइटेड को 14 यहां पर आप देख रहे हैं कि लगभग इनका मामला बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये लगभग 16 में 14 जीत सकते हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति इनकी रही है। इस मामले में देखेंगे तो भतीजा के बारे में कहा तो गया कि बहुत अच्छा करेंगे, यानी कि तेजस्वी यादव आरजेडी की तरफ से, लेकिन 5 सीट के आसपास उनकी पार्टी जीतती हुई नजर आएगी, जिसमें एक पाटलिपुत्र वाला सीट भी हो सकता है जहां से उनकी बहन मीशा भारती जीत सकती है। तो कुल मिलाकर के ये तो वोटिंग परसेंटेज आप समझ गए। कुल मिलाकर के वोटिंग परसेंटेज में जो सबसे अधिक नुकसान यदि किसी को होगा थोड़ा बहुत, तो वो बीजेपी को ही होगा। बीजेपी को यहाँ पर फिर चिंतन करना पड़ेगा, शायद कल उनका चिंतन शिविर होने वाला है। तो ये थोड़ा सा ग्राफ अगर छोटा हो जाए तो यहाँ पर मैं आपको दिखा पाऊँ सीट वगैरह। चलिए यहां पर पार्टी वाइज देख लेते हैं कि कौन, अभी देखिए ये लाइव चल ही रहा है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये लाइव है, ठीक है, तो आपको लाइव ही देखने को मिल जाएगा। यहां पर समझते हैं पार्टी वाइज रिजल्ट स्टेटस ये बता रहा है। तो अगर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की बात करेंगे, तो अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, लाइव आपके साथ जुड़ा हूं, तो यहां पर 3 सीट ये जीत चुकी है, लीडिंग में 239 है, और टोटल अगर इनका आंकड़ा जाता है तो 242 जाने वाला है। तो मैंने पहले भी कहा था ±5 सीट आप कर लीजिए, क्योंकि लगभग अब ये मामला जो है इतना ही तक रहने वाला है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर जो आप बात करेंगे कांग्रेस का, तो 2 सीट जीत चुके हैं, यानी कि डिक्लेरेशन हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है। लीडिंग 98 है, और टोटल ये 100 तक जा सकते हैं, यानी कि सेंचुरी यहाँ पर ये बनाते हुए नजर आ रहे हैं। उस वक्त नंबर 90 था, यानी कि अभी से 5 मिनट पहले हम लोगों ने देखा था कि 99 पे वो थे। अगर आप जनता दल सेकुलर की बात करेंगे, जेडीएस का, तो 1-1 चल रहा है, 2 तक ये जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी दिलचस्प, यहां पर अभी तक जीता कोई नहीं है, लेकिन 33 जो है लीडिंग है, और अभी तक अगर लीडिंग कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से मार्जिन अब इनका ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहां मार्जिन ज्यादा है और किसी सीट पे थोड़ा कम मार्जिन होगा, 5-10 हजार होगा, तो वो उलटफेर हो सकता है, नहीं तो कमोबेश आपको यही 33 का आंकड़ा आपको देखने को मिलने वाला है, यानी कि यूपी में बड़ा फेरबदल हो चुका है। ये तो आपको देख सकते हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, यहां पर जो है, यहां पर ये जो भूमिका इनकी होने वाली है, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। यहां पर ये देख लीजिए कि 29 सीट ये लीडिंग कर रहे हैं,
और टोटल अभी 29 ही है। विन अभी इनको कोई भी वन नहीं हुआ, जीते नहीं है, लेकिन इनकी भूमिका बढ़ने वाली है। ठीक है, तो अब देखा जाएगा कि ये किनके साथ जाती है, क्योंकि ये अलायंस में नहीं लड़ रही है, ध्यान देना है। ये जो टीएमसी है वो अलायंस का हिस्सा नहीं है, इंडिया अलायंस में बंगाल में वो नहीं लड़े थे साथ में, कम से कम। तो ये चीजें आप समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के होगा क्या कि यदि ये 29 सीट जीतने में कामयाब रह जाते हैं तो इंडिया अलायंस के साथ जाते हैं, तो वहां पर उनकी स्थिति मजबूत हो जाएगी। और अगर गलती से एनडीए के साथ आए तो फिर मोदी जी के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो ये चीजें हो सकता है। डीएमके की स्थिति देखेंगे, डीएमके तमिलनाडु की पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रही है। 21 सीट पर लीडिंग है, अभी तक जीती एक भी सीट नहीं है, लेकिन लगभग अब रिजल्ट यही रहने वाला है। तेलुगु देशम टीडीपी को लेकर के बात करना जरूरी है, क्योंकि यहां पर चंद्रबाबू नायडू जो है अच्छी स्थिति में दिख रहे हैं, 16 सीट लीडिंग कर रहे हैं। जीते अभी तक नहीं है एक भी सीट भी, लेकिन कमोबेश यही आंकड़ा रहने वाला है। जनता दल यूनाइटेड चचा का पार्टी है, 14 सीट जो है ये लीड कर रहे हैं और लगभग ये जीत जाएंगे। इनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि गठबंधन में मेरे ख्याल से इनको 16 सीट मिला था बिहार से, और 16 में से अगर ये 14 जीत रहे हैं तो बहुत अच्छा। एग्जिट पोल में कहा गया है कि ये 8 से 10 जीतेंगे, तो एग्जिट पोल वालों ने, एजेंसी, जितने भी एजेंसी, सबने कहा कि ये कमजोर कड़ी होने वाले हैं, लेकिन हुआ इसका उल्टा। और शिवसेना जानते हैं 2 गुट बन गया था, तो शिवसेना जो उद्धव बाला साहब ठाकरे वाला गुट था वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, यहाँ पर 10 सीट पर लीड कर रही है, अच्छी स्थिति में है। और यहां पर अगर आप देखेंगे, जो आप जानते हैं कि जो एनसीपी है, एनसीपी भी 2 गुट बन गया था, एक शरद पवार वाला और एक उनका भतीजा जो है अजित पवार, वो आ गया था एनडीए में। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये भी अच्छा लीड कर रहे हैं 7 सीट पर। और शिवसेना वाला जो ये था, मतलब शिंदे वाला गुट, तो वो भी 6 पर यहां पर है। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, ये इनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, मेरे ख्याल से ये 5 ही सीट पे लड़े थे या 6 सीट पे, मतलब शायद 100% का स्ट्राइक रेट इनका है। तो ये अच्छी स्थिति इनकी बनी हुई है। कुल मिलाकर के जो मुख्य पार्टियां रही है मैंने उनका आपको बता दिया। अब बाकी बहुत सारी पार्टियां यहाँ पर हैं जो 1-1 सीट पे, 2-2 सीट पे आ गए हैं, तो कितने को ही हम देखें। कुल मिलाकर के हमने चीजें देख लिया है। टोटल सीट जब तक मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं अभी लाइव, तो 537 सीट का लीडिंग यहां पर आ गया है और 6 का रिजल्ट आ चुका है, तो टोटल जो है 543 यहां पर ये स्थिति बना हुआ है। अब अगर किसी और चीज को आप देखना चाहें, किसी पार्टी के वगैरह को अगर आप देखना चाहें, सिलेक्ट स्टेट वाइज अगर कुछ देखना चाहें, कुछ हॉट सीट अगर मैं आपको दिखाना चाहूं अभी, तो मैंने बिहार से कहा था 1 सीट जो है, बिहार की स्थिति देख लीजिए, क्योंकि बिहार निर्णायक भूमिका में रहने वाला है। ठीक है, टोटल वहां पर जो लोकसभा के क्षेत्र हैं वह 40 है। ठीक है, तो 40 में जदयू जो है 14, बीजेपी को यहां बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि बीजेपी बड़ी पार्टी थी और उम्मीद किया जा रहा था कि बीजेपी यहां अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान। तो 12 सीट तक बीजेपी आई है, और ये एलजेपी रामविलास वाला है। ठीक है, जो चिराग पासवान उनके बेटे हैं, उनके तहत ये 5, और यहाँ आरजेडी 4 कहा जा रहा था कि इनका परफॉर्मेंस और अच्छा होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव जो है 150 से अधिक रैलियां किए थे तबियत खराब होने के बावजूद भी, मुकेश सहनी के साथ दोनों मिल करके। तो कहा गया कि थोड़ा स्थिति और अच्छा होगा, लेकिन उतना तो नहीं, लेकिन 4 सीट तक रहा है। यहां पर ये सब गठबंधन में थे ये तीनों, तो 2 इनको कांग्रेस को आया है, और यहां पर 2 जो है सीपीआई एमएल वाला है। तो मुझे लगता है इस 2 में से एक तो काराकट वाला हो सकता है, जहां पर पवन सिंह है, अभी देख लेते हैं, वो भी चेक कर लेते हैं। और ये इधर गठबंधन में, तो बिहार में अगर स्थिति आप देखेंगे तो 14 और 12, ये 26 हो गया, और यहां पर 5, तो 31 सीट तक लगभग ये लोग जा सकते हैं 40 में, और 4 2 6 और 7 8। तो फिलहाल तो यहां पर यही मामला दिख रहा है। यहां पर आपने पार्टी वाइज देख भी लिया है, और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि हम कौन है, जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भी हैं, तो यहां से मेरे ख्याल से ये चुनाव जीत गए हैं लगभग, मुझे जितना ख्याल है, अभी तो इसको अपडेट किया नहीं है, लेकिन ये लगभग जीत चुके हैं, शायद घोषणा सिर्फ इनका बाकी है। ठीक है, तो ये 40 का यहाँ पर ये लीडिंग में है, लेकिन ये जीत चुके हैं। अब यहाँ पर मैं आपको काराकट का जरा दिखा लेता हूं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि वो सीट जो है यहाँ पर हॉट सीट बना हुआ है, तो हम सीधा काराकट को देखते हैं कि क्या स्थिति बना हुआ है। काराकट, चलिए यहां पर ये बहुत दिलचस्प इनका था। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प हो गया। देखिए, अभी जब मैं आपसे शुरुआत में बात कर रहा था, मैंने कहा था कि पवन सिंह जो है तीसरे नंबर पे हैं, लेकिन एक बड़ा उठापटक अब देखने को मिल गया है, क्योंकि पवन सिंह जो है दूसरे नंबर पे आ गए हैं, और उपेंद्र कुशवाहा जो कि ये जो हैं एनडीए के उम्मीदवार रहे, ये चले गए अब तीसरे नंबर पे। और यहाँ से, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया
जो है वह ML वो जीतने वाले हैं, राजा राम सिंह। और ये 71,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो 71,319 वोटों से एग्जैक्ट पीछे चल रहे हैं पवन सिंह, और ये 72,000, तो थोड़ा सा ये पीछे और आगे। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे यहाँ बहुत सारे निर्दलीय वगैरह हैं इस सीट पर, बहुत सारे विभिन्न पार्टियां निर्दलीय लड़वा देती है ताकि कुछ वोट कट जाए। वोट कटुआ नोटा वह 12,783 है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो अगर ये नहीं चुनाव लड़ते इंडिपेंडेंट तो ये जीत जाते, लेकिन स्थिति अब यहाँ पर बदल चुकी है। और मुझे लगता है कि लगभग ये अब सेकंड नंबर पे रहेंगे, यानी कि पवन सिंह खुद तो हार गए, लेकिन हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें लेकर के डूबेंगे, इनको लेकर के डूबे, लगभग ये अब जीतने वाले हैं। क्योंकि 71,000 का मार्जिन जो है पूरा टाइम हो चुका है, मेरे ख्याल से 12-15 राउंड का काउंटिंग हो गया है। तो अब बहुत मुश्किल है कि रिटर्न हो सके। एक सीट और बिहार में है, अगर चाहे तो हम लोग देख सकते हैं, और वो सीट होने वाला है पाटलिपुत्र का। वो भी इंटरेस्टिंग है। हालांकि पूर्णिया सीट अगर आपको ध्यान हो तो पूर्णिया सीट बहुत दिलचस्प था। चलिए देखते हैं। पाटलिपुत्र और पूर्णिया दोनों पीपी से है तो एक जगह होगा, ठीक है ना। पाटलिपुत्र यहाँ आ गए। पाटलिपुत्र सीट पे इसलिए मैं आपको किया ना कि चूंकि यहाँ पर चाचा और भतीजी दोनों साथ में हैं, लड़ रहे हैं आपस में। तो एक तो हो गए मीसा भारती। मीसा भारती लालू प्रसाद यादव जो है उनकी लड़की हैं, और राम कृपाल यादव। तो राम कृपाल यादव जो है बीजेपी ज्वाइन किए। लंबे समय तक इनकी राजनीति जो है लालू प्रसाद यादव के साथ हुई है, जब मुख्यमंत्री वगैरह हुआ करते थे, लंबे समय तक रहे हैं, लेकिन कई बार ये हराते भी रहे इनको। यहाँ पर मीसा भारती बहुत अच्छे मार्जिन से आगे चल रही है, 53,000 से आगे चल रही है। तो लगभग ये जीतने वाली है, और ये पीछे हैं, बाकी सब तो पीछे हैं ही। तो ये सीट भी बहुत दिलचस्प होने वाला है। मान के चलिए कि ये पार्लियामेंट पहुंचने वाली है। और इसके अलावा मैंने कहा था पाटलिपुत्र के अलावा पूर्णिया हमारे लिए देखना जरूरी होगा। पूर्णिया क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पप्पू यादव यहाँ पर एक पॉपुलर चेहरा रहे, और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया, अपने पार्टी का विलय कर लिया इन्होंने कांग्रेस में ठीक पहले। और उसके बाद क्या होता है कि इनको पार्टी वहां से टिकट नहीं दे पाती है, गठबंधन का वो सीट नहीं मिलता अलायंस में, फिर ये निर्दलीय लड़ जाते हैं। बहुत ही ड्रामेटिक यहाँ का ये सीट रहा। काफी पॉपुलर लीडर ये रहे, फुल कॉन्फिडेंस में रहे कि मैं तो जीतूंगा ही। लेकिन यहाँ पर स्थिति बहुत दिलचस्प नजर आ रहा है। संतोष कुमार जो है जनता दल यूनाइटेड से हैं। हालांकि संतोष कुमार की स्थिति मैं बताऊं तो बहुत मजबूत नहीं कहा जा रहा था इनकी स्थिति को लेकर के। पप्पू यादव ही निर्दलीय के रूप में अब हैं, तो मजबूत स्थिति में थे। लेकिन 10,709 वोट से संतोष कुमार आगे चल रहे हैं। अभी तक यही स्थिति है, लेकिन 10,000 का मार्जिन बहुत बड़ा मार्जिन नहीं होता है। किसी भी एक राउंड में, आखिरी राउंड तक भी यह मामला पलट सकता है, यानी कि कांटे की टक्कर तो यहां होने वाली है। चलिए ये चीज तो हम समझ गए। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं एक दिल्ली वाले को जरा देख लेते हैं ना। हम लोग अभी फिलहाल दिल्ली में हैं, तो हम लोग तो दिल्ली तो देखेंगे कि दिल्ली की क्या स्थिति है। वहां पर अगर हम दिल्ली में आ जाते हैं, दिल्ली सिर्फ दिल्ली नाम से होगा नहीं, ऐसे करके होगा, हाँ, एनसीटी ऑफ दिल्ली करके लिखा जाता है। 7 सीट यहाँ पर है। दिल्ली बहुत दिलचस्प इसीलिए भी है कि दिल्ली में क्या हुआ कि 7 सीट है, तो 6 जो पहले एमपी थे उनका टिकट काट दिया था पार्टी ने, बीजेपी ने, और एक को बस रखा, वो मनोज तिवारी। तो हमारे लिए बस मनोज तिवारी ही काम के हैं। क्योंकि मनोज तिवारी इसलिए काम के हैं कि कन्हैया कुमार जो है वो इस बार आ गए थे, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, और यहाँ पर मनोज तिवारी के अगेंस्ट आ गए थे। और हमें चलना चाहिए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली पर, ये लोग हैं, ठीक है। तो वहां पर हम देखते हैं अब मनोज तिवारी के साथ दिलचस्प क्यों, क्योंकि ये दोनों ही पूर्वांचल से आते हैं, है ना, यूपी बिहार के दोनों आ जाते हैं। दोनों के बीच कांटे की टक्कर की बात कही गई, ये एक हॉट सीट बना, और लंबे समय तक वैचारिक रूप से भी दोनों में विवाद रहा। तो अब यहाँ पर देखते हैं, तो नहीं, अब अभी तक तो स्थिति ये दिख रहा है कि अब मनोज तिवारी जो है वह जीत ले जाएंगे मैदान। क्योंकि यहाँ पर ये जो है 1,21,453 वोट के मार्जिन से आगे चल रहे हैं, तो ये जीत गए। एक तरह से मान के चलिए कि बस थोड़े समय बाद जो है वह बस डिक्लेरेशन होना बाकी है, ये जीत जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यूपी के 1-2 सीट को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद बाकी स्टेट को नहीं देखेंगे क्योंकि हमारे लिए इतना समय देना मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश पे चलते हैं। और उत्तर प्रदेश इस बार जो है, उत्तर प्रदेश बहुतों के लिए क्या कहते हैं कि खुशी भरा खबर लाया, बहुतों के दिल में चुभा। और कहते भी हैं कि देखिए, अगर आपको दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना है तो आपकी एक्सप्रेस जो है वो पटना और लखनऊ से होकर के गुजरनी चाहिए। और पटना में बीजेपी बहुत अच्छा तो नहीं कर पाई, तो लखनऊ भी वहां पर डूबती नजर आई। लेकिन हाँ, बिहार में कहा गया पहले कि बुरा प्रदर्शन करेगी एनडीए, लेकिन इससे बेहतर कर ली, जो कहा गया एग्जिट पोल में उससे बेहतर। लेकिन हाँ,
जो कह सकते हैं यूपी, वह निश्चित तौर पर एनडीए जो है भुलाए नहीं भूलेगी, क्योंकि किसी को नहीं उम्मीद था कि यूपी में इस तरह की चीजें हो सकती है। और 80 लोकसभा के जो सीट हैं उसमें से बीजेपी केवल 36 पर सिमटती हुई नजर आ रही है, 33 पर एसपी, कांग्रेस 7 पे, आरएलडी 2 पे, एक बाकियों को। अब यहाँ पर कुछ अलग है, जो सीटें देख लेते हैं। आजमगढ़ देखना चाहिए हमें, क्योंकि आजमगढ़ इसीलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि यहां से दिनेश लाल यादव निरहुआ, भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार, बाय इलेक्शन हुआ था तो चुनाव जीत गए थे, और उस वक्त हालांकि काफ़ी एक्टिव ये रहे। उसके बाद चुनाव जीतने के बाद वहाँ के लोकल अगर आप लोगों से बात करेंगे तो कहेंगे कि हाँ ठीक ठाक काम कर दिया कम दिनों में, तो फिर से पार्टी ने इनको टिकट दिया, विश्वास इस पर जताया। लेकिन परंपरागत तौर पर आजमगढ़ सीट जो है ना वह सपा का रहा है, समाजवादी पार्टी का। मुलायम सिंह यादव जब सुप्रीमो हुआ करते थे सपा के, वो भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, तो काफ़ी समय से ये सीट रहा, लेकिन ये कामयाब रहे निकालने में। अब यहाँ पर स्थिति देखिए, हाँ 1,12,594, देखने की जरूरत नहीं है, लगभग ये हार जाएंगे। मतलब कुल मिला के अभी तक तो यही लग रहा है कि स्थिति खराब है। तो आप यहाँ, अच्छा एक सीट और हम जरूर देखेंगे, वाराणसी तो देखना ही चाहिए, क्योंकि वाराणसी से प्रधानमंत्री खुद चुनाव मैदान में हैं। हालांकि यूपी में तो बहुत सारे हैं, अगर आप देखें तो रायबरेली भी देख सकते हैं आप, अमेठी भी देख सकते हैं, ठीक है, तो वाराणसी भी देख सकते हैं। तो क्यों ना अमेठी एक बार देख ही लिया जाए, क्योंकि अमेठी बहुत चर्चा में रहा है। क्यों चर्चा में रहा है? स्मृति ईरानी, ठीक है, केंद्रीय मिनिस्टर हैं और यहाँ से लड़ती रही हैं। अमेठी से राहुल गांधी रहते थे चुनाव मैदान में, इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त पछाड़ा उनको, वो फिर वायनाड चले गए केरल। फिर ये बहुत तंज कसती थी कि हमसे डर करके भाग गए। फिलहाल जरा इनकी स्थिति देख लेते हैं। यहाँ पर जो है किशोरी लाल, कांग्रेस ने इन पर दाव लगाया था, अच्छे लीडर माने जाते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और स्थिति तो यही दिख रहा है कि अमेठी की जनता ने स्मृति ईरानी को नकार दिया है। 1,20,869, जब तक मैं आपसे देखिए बात कर रहा हूं ये स्थिति, और लगभग अब जो है काउंटिंग आखिरी चरण में चला गया है, कुछ ही राउंड का काउंटिंग बचा होगा। तो ये स्थिति अब ये है कि ये यहाँ पर हारती हुई नजर आएंगी आपको, जब रिजल्ट फाइनल हो जाएगा आप देखेंगे ये हार जाएंगी। अब ये चलते हैं अमेठी के बाद एक दो सीट और देख लेते हैं, क्योंकि यूपी ही हम खत्म करने वाले हैं। तो जैसे कि एक हम वाराणसी देख लेंगे और एक देख लेंगे रायबरेली, इतना में हमारा काम बन जाएगा। आप वहां देखना चाहेंगे गोरखपुर, गोरखपुर तो एक बड़ा सीट है, क्योंकि 2 सीट पर तो अस्वस्थ है, एक वाराणसी एक गोरखपुर। पूर्वांचल में तो कम से कम यही स्थिति था। तो गोरखपुर बाबा का सीट रहा, मतलब योगी आदित्यनाथ का। तो यहाँ पर स्थिति अगर आप देखेंगे तो रवि किशन, तो रविंद्र शुक्ला इलियास रवि किशन, ये जो बीजेपी से हैं और ये 78,000 वोट से आगे हैं। काजल निषाद समाजवादी पार्टी से ये पीछे चल रही है। तो लगभग आप यहाँ कह सकते हैं कि ये चुनाव जीत रहे हैं, वहां से अच्छी स्थिति में है, ये मार्जिन अच्छा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे 1-2 सीट और, वाराणसी वाला चलिए देखते हैं, मामला फिर खत्म करेंगे, नहीं तो बहुत सारे 80 तो यहाँ यहीं हो जाएंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। वाराणसी, चलिए यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का सीट जो है सबसे नीचे वहाँ पर यूपी में दिया हुआ है, और वाराणसी जो है प्राइम मिनिस्टर लीड करते हुए नजर आ रहे हैं अजय राय से, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अजय राय काफ़ी दिग्गज लीडर हैं, हमेशा लड़ते हैं और हमेशा ही हारते हैं, लेकिन हाँ लड़ते बड़े मतलब शानदार लीडर के अगेंस्ट हैं, इसीलिए बड़े चर्चा में रहते हैं ये। तो वाराणसी से जो है 1,51,054 वोट से नरेंद्र मोदी साहब जो है प्रधानमंत्री आगे चल रहे हैं फिलहाल, और लगभग अब ये जीत जाएंगे, मतलब जीत जाएंगे क्योंकि अब तो काफ़ी करीबी मामला है, कम ही राउंड का बचा है मामला। लेकिन एक बात आप गौर कीजिए कि प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी एक बड़ा चेहरा है पूरे अभी भारत में वैश्विक स्तर पर, केवल 1,51,000 वोट के मार्जिन से ही आगे चल रहे हैं। ये एक सोचने की बात होगा, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि चीज़ें जो इस तरह से नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर देखने को मिला है कि यहाँ पर इनको भी काफ़ी वोट मिल गया है। 4,58,000 मिला है और इनको 6,09,735। तो इनको मतलब इन्होंने अच्छा टक्कर दिया है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। नहीं तो होता स्थिति की क्या कि यहाँ पर 1-2 लाख वोट और इधर शिफ्ट हो जाता तो ये अच्छे मार्जिन से 3-4 लाख 4 लाख वोटों से जीत जाते, लेकिन मार्जिन कम है, मतलब जीतेंगे ये ठीक है, अब तो ये जीत ही रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के कद के अनुसार नहीं है। मतलब जो उनका कद है, जो उनकी हैसियत है, उस हिसाब से उतना मार्जिन तो नहीं है। चलिए रायबरेली का एक देख लेते हैं। हाँ दिख भी गया है रायबरेली, क्यों? क्योंकि एक वायनाड से राहुल गांधी लड़ रहे हैं, और जब वायनाड से इलेक्शन हो गया, वहां पर मतदान हो गया, उसके बाद अगले चरण में होना था रायबरेली में।
तो यहां से तब कैंडिडेट का नाम इनका आया था, पहले से नहीं तय था कि ये 2 सीट से लड़ रहे हैं। ठीक है, तो राहुल गांधी वापस से, चूंकि इनकी माताजी का सीट रहा है, कांग्रेस पार्टी का परंपरागत सीट रहा, सोनिया गांधी इस सीट से रही, उसके बाद वो राजस्थान से राज्यसभा के माध्यम से वो पार्लियामेंट पहुंच जाती हैं। राहुल गांधी का यहां पर देख लीजिए अभी तक क्या स्थिति है। वायनाड से भी लगभग ये जीत ही जाएंगे, स्थिति तो अभी तक यही आ रहा है। राहुल गांधी यहां पर आप देखेंगे तो तकरीबन 3,88,615, अच्छा मार्जिन है इनका। तो यहाँ पर दिनेश प्रताप सिंह जो है भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं उनको ये परास्त कर रहे हैं, यानी कि बहुत अच्छे मार्जिन से ये आगे निकल जाएंगे यहाँ पर। कुल मिलाकर के तो यही स्थिति है। तो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट को हमने लगभग खंगाल ही लिया, कुछ और नया हो तो देख लीजिए, बाकी तो मुझे लगता नहीं कि अभी कुछ और नया होने वाला है। अपडेट कुछ नया आ गया हो 241, हाँ यहाँ पर अपडेट आ गया। चलिए लास्ट में एक अपडेट देख लेते हैं, फिर इस लेक्चर को खत्म करेंगे, फिर एक अपडेट देख लेंगे। 5 सीट अब यहाँ पर बीजेपी जीत चुकी है, ये अभी अनाउंसमेंट हो चुका है। वोटिंग परसेंटेज में बहुत तब्दीली नहीं है, 37% ही है। लीडिंग और है ये 246, तो इजाफा हुआ है बीजेपी के लिए, राहत भरी खबर है। कांग्रेस के यहाँ पर हम 100 देख रहे थे, 4 सीट निकल गया है, 4 जीत गए हैं और ये टोटल यानी कि 100 अब नहीं रह जाएगा। यहाँ पर 2 जीत गया है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी आप जो है 1 सीट जीत चुकी है, तो ये अच्छी खबर इनके लिए भी है कुल मिलाकर के। अब चलते हैं, हम देखते हैं कि आखिर मुद्दा क्या रहा था। ये सब चीजें हमने देख लिया कि आज हुआ क्या है, ये मुद्दा हुआ कैसे। ये जो जब वाजपेयी जी हुआ करते थे ना प्रधानमंत्री 2004 में, तो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे। उस समय पूरी एनडीए ओवर कॉन्फिडेंस में चल रही थी और वाजपेयी जी ने अच्छा काम किया भी था। ठीक है, तो उस वक्त क्या हुआ कि इतने कॉन्फिडेंस में थे कि उन्होंने लोकसभा को पहले ही भंग कर लिया। उन्होंने कहा कि हम समय से पूर्व चुनाव करवा लेंगे, तकरीबन 6 महीने पहले हो गया था। उसी समय से टाइमिंग भी चेंज हो गया भारतीय इलेक्शन का। आज जो आप देख रहे हैं ये मई में इलेक्शन हो जा रहा है इसी वजह से, नहीं तो ये इलेक्शन दिसंबर में होता, ठंडी के मौसम में हुआ करता। लेकिन ये जो चिलचिलाती भीषण गर्मी में, इसके पीछे वाजपेयी जी हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही लोकसभा भंग कर लिया था 2004 में और वो 6 महीना पहले इलेक्शन हो गया। ठीक है, तो इस वजह से गर्मी में होने लगा और उस वक्त साइनिंग इंडिया का नारा उन्होंने दिया था, लेकिन उल्टा पड़ गया और वो चुनाव हार गई थी एनडीए। तो वो एक बहुत दिलचस्प था, लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कैसे हार गए। इस बार भी यही हुआ है, कहाँ 400 पार का नारा दिया जा रहा था और कहाँ पर स्थिति ये हो गई कि बीजेपी को खुद ही पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। तो ये चीजें ठीक वैसा ही होता हुआ नजर आया। अब जरा मुद्दे देख लेते हैं कि जनता किन मुद्दों पर वोट कर दिया, जनता कैसे साइलेंट वोटर यहां पर बन करके आई। देखिए अगर आप देखेंगे यहां पर तो एनडीए के तरफ से जो है शुरुआत जो कैंपेन का किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से, वह विकास को लेकर के किया गया था। अगर आपको इसको देखना है तो बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है जरा उसको अच्छे से पढ़िएगा। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में लगभग इस बार कोई हवाई बातें करते हुए नजर नहीं आई। लोक लुभावन जो वादे किए जाते हैं चुनाव के समय, ऐसा करती हुई नहीं नजर आई। वो एकदम कॉन्फिडेंट थे कि इलेक्शन हम ही जीतने वाले हैं, तो इलेक्शन भैया जब हम जीतने वाले हैं तो हम ही जो है मतलब पूरी तरह से खाका ऐसा दे जो रियलिस्टिक हो चीजों को लेकर के। मैनिफेस्टो में उन्होंने डाला भी इन चीजों को, लेकिन बाद में चीजें नहीं जब फिट बैठा तो वो बाद में पलटे भी मारते हैं, बाकी मुद्दे भी लेकर के सामने आते हैं, संवेदनशील मुद्दों को छूने की कोशिश करते हैं प्रधानमंत्री खुद ही अपने रैली के माध्यम से। तो ये विकसित भारत के निर्माण को लेकर के संकल्प वगैरह ले रहे हैं। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड निश्चित तौर पर यह चर्चा में बना हुआ है, कई राज्यों ने अपने यहां इसे लागू किया है और फिर लागू करने के आगे बढ़ भी रहे हैं। इलेक्शन के बाद आपको देखने को मिल सकता है, जैसे कि उत्तराखंड में हुआ, ये सब चीजें आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि तमाम लोगों के लिए एक तरह की कानून की बातें की जाएगी, जो पर्सनल लॉज है वो खत्म हो जाएगा। राम मंदिर उद्घाटन समारोह 22 जनवरी का दिन कौन भूल सकता है, चूंकि प्राण प्रतिष्ठा का दिन था। तो ये एक बड़ी उपलब्धि मानी गई बीजेपी की, एनडीए की, खूब प्रचार किया गया, लेकिन बहुत अधिक लाभ इस चुनाव में राम मंदिर का दिखता हुआ नहीं मिला। अभी तक तो यही दिख रहा है। 370 को खत्म किया जम्मू कश्मीर से। ये देखिए 370 जो जम्मू कश्मीर से खत्म हुआ, तो जम्मू कश्मीर को इसका फायदा मिला है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो फाइनल वोटर टर्नआउट है वो तकरीबन 40% के आसपास पहुंच गया, खास करके श्रीनगर लोकसभा सीट पे। तो ये बहुत दिलचस्प रहा है। ठीक है, और मेरे ख्याल से शायद उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला दोनों में से कोई एक इलेक्शन हारेंगे या शायद हार भी चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज आप एक बार फैक्ट चेक कर लीजिएगा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, यह जो मैं वेबसाइट दिखा रहा था आपको मिल जाएगा। उसके बाद ट्रिपल तलाक को इन्होंने खत्म किया, तो ये एक मुद्दा रहा। ईडब्ल्यूएस को भी 10% आरक्षण दिया था, हालांकि वो 2019 के इलेक्शन से ठीक पहले दिया था ये सब। तो जम्मू कश्मीर के बारे में बात किया। ये जो
5 किलो गेहूं या चावल देने की बात की गई। 80 करोड़ जनता को तकरीबन जो कहा गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, यह एक फायदेमंद चीजें रहा, नहीं तो ये स्थिति आपको और उलट देखने को मिलता। इसके अलावा विकास की बात करते करते प्राइम मिनिस्टर जो है तीसरे चौथे फेज में आते आते राजस्थान की एक रैली में फिर मंगलसूत्र, पाकिस्तान, आरक्षण, ये सब मुद्दे आ गए और विपक्ष के द्वारा कहा गया कि ये आरक्षण में तब्दीली कर सकते हैं, संविधान में बदलाव कर सकते हैं, तरह तरह की बातें आई। जरा देखते हैं कि विपक्ष ऐसे किस मुद्दे को उठाते रही जिसका इन्हें फायदा मिला। अग्निवीर योजना, ये अग्निवीर योजना जो है बहुत ज्यादा नुकसानदेह हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखेंगे पूर्वांचल में फिर से अच्छा करते हुए समाजवादी पार्टी नजर आई, बिहार में भी यही स्थिति देखने को मिलेगा। तो ऐसे जगह हैं कई, राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा ये चीजें। इन जगहों से अग्निवीर में यानी कि जो लोग आए वो उसका विरोध करते हुए रहते थे। आर्मी में बहुत बच्चे आते थे, नौजवान आते थे, वो कहीं ना कहीं नाराज हो गए कि आपने भाई हमारा रोजगार ही छीन लिया, और इसको अच्छे से भुनाया राहुल गांधी साहब ने। उसके बाद तेलंगाना में ये आरक्षण पर भी बात करते हुए नजर आए कि ये पार्टी जो है आरक्षण समाप्त करना चाहती है। मुस्लिम आरक्षण को लेकर के कर्नाटक का इशू आपको ध्यान में होगा, वो बड़ा मुद्दा हो गया था। उसके बाद जो है ये जो मामला हुआ ना, ये एक तरह से बहुत नुकसानदायक रहा। इलेक्ट्रोल बॉन्ड को कहीं ना कहीं बहुत एक निगेटिव छवि जो है आप कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का एक बन गया। लोग मानते थे कि बहुत ईमानदार, लेकिन जब ये मुद्दा सामने आया, और इस मुद्दे में देखिए ये नहीं है कि विपक्षी पार्टी आरोप लगा रही है, खुद सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो है एसबीआई से और सरकार से, इलेक्शन कमीशन से कहा कि ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए, ठीक है, और इसको गैर संवैधानिक करार दे दिया। उसके बाद जो है निश्चित तौर पर बैकफुट पर आ गई थी, पूरी ही सरकार बैकफुट पे आ गई थी। तो लगता है लोगों ने इस मुद्दे को ठीक से समझ लिया। हमने भी एक लेक्चर बनाया था, तो शायद हम भी समझाने में थोड़े कामयाब रहे। मतलब हमारा तो ये था कि एजुकेशन के हिसाब से राहुल गांधी कांग्रेस नेता कह रहे हैं, 2 दशकों से मैंने कभी ऐसा वरिष्ठ जनप्रतिनिधि नहीं देखा जिसने महिलाओं के खिलाफ कथित हिंसा के खिलाफ लगातार चुप्पी साध रखी हो। ये जो मणिपुर वाला काम हुआ था यह हुआ, उसके बाद ये जो आपको रवन्ना वाला मामला याद है कर्नाटक में, ये बहुत ज्यादा नुकसान देता हुआ दिख रहा है। कर्नाटक में महिलाओं के साथ जो एक तरह से आप कह सकते हैं बहुत सारे वीडियोज वायरल हुए उसको लेकर के। फिर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई तो रहा ही। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा रहा और निश्चित तौर पर भारतीय युवाओं के लिए अभी भी एक बड़ी संकट बना हुआ है। किसान आंदोलन, हालांकि उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव था उससे पहले ही सरकार 3 किसान आंदोलन को वापस ले ली। प्राइम मिनिस्टर खुद टेलीविजन पे आगे आते हुए इसके किए। भारत जोड़ो यात्रा का फायदा मिल रहा है, निश्चित तौर पर यह देखने को मिल रहा है। एक बार तो भारत जोड़ो यात्रा हुआ था और दूसरी बात क्या हुआ, न्याय यात्रा हुआ। तो एक बार क्या हुआ, दक्षिण से उत्तर तक, फिर उसके बाद पूर्व पश्चिम। तो भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा का फायदा मिला। दूसरी बात, ये जो ईडी, सीबीआई, ये जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, सरकार पर लगातार आरोप रहा कि इसका दुरुपयोग कर रही है। शायद लोग इस चीज को समझ रहे थे। जैसे कि मान लीजिए ठीक पहले इलेक्शन से झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया ईडी के द्वारा। तो कहीं ना कहीं गलत मैसेज शायद वहां पर गया। उसके बाद जो दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी थे, शायद इस वजह से भी गलत मैसेज गया कि सरकार जो है अब मुख्यमंत्री कार्यालय तक को नहीं छोड़ रही है, मुख्यमंत्री तक को उठा ले रही है। तो जनता के बीच शायद इसका गलत मैसेज जरूर चला गया है। उसके बाद लगातार सरकार पर यह आरोप रहा कि सरकार जो है समाज को बांट करके आगे बढ़ाना चाह रही है। गरीबों, पिछड़ों, आदिवासियों के अधिकार को लेकर की बात की गई, संविधान को बदलने की बात की गई। विपक्ष ने इस मुद्दे को लगातार पूरे चुनाव उठाते रहा और लगभग ये देखने को मिला कि शायद विपक्ष जो ये बातें कह रही है उसका फायदा उन्हें देखने को मिला भी। चलिए एक बार फाइनल देख लेते हैं। अब ये लेक्चर हम खत्म करेंगे और इस लेक्चर खत्म करने के साथ साथ हम फाइनल देख लेते हैं कि कितने सीटों का क्या क्या हो गया है मामला। यहाँ पर जो देख लीजिए आप, ये स्थिति ये है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 8 सीट अब जीत चुकी है, 242। देखिए अभी फिर से 4 सीट इनको कम हो गया है, 99 तक अब ये पहुंच गए हैं। तो मैंने कहा ना, वो ±4-5 का मामला रखिए। लगभग यही आने वाला है कि पूर्ण बहुमत में नहीं आ रही है बीजेपी खुद पूर्ण बहुमत से दूर रहेगी। वह 250 से नीचे रह सकती है, 245-48 तक, या जो यहाँ पर आपको दिख रहा है 242-40, मतलब इसी के आसपास रह सकती है। कांग्रेस 100 के करीब आसपास रहेगी। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए आपको जो है वही तकरीबन जो मामला हो सकता है, अगर आप देखेंगे तो 290-95, 300 के आसपास जा सकते हैं। और अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस को अगर आप लेकर के देखेंगे तो वही 230-35 के
आसपास ये रहने वाले हैं, बाकी जो है अन्य आपको 15-20 सीट पर रहने वाले हैं। तो अब ये देखना होगा, दिलचस्प ये मामला हो गया है। सरकार में अगर बने रहना है तो एनडीए को एकजुट रहना पड़ेगा। एकजुट रहते हैं तो बहुमत में ऑलरेडी वो हैं। इसमें दो धुरी हैं, जो एक नीतीश कुमार और एक टीडीपी चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों को साथ रखना होगा। लगातार अभी से फोन पे बातें करते रहना होगा और लगातार इनको मनाना पड़ेगा, नहीं तो मामला बिगड़ भी सकता है। तो चलिए इस लेक्चर में आज इतना ही रखते हैं। चुनाव तो अब देश का भैया खत्म हो गया है, मतदान हो गया, मतगणना हो गई है, लगभग चीजें स्पष्ट हो रही है कि भारत में 1989 से 2014 तक त्रिशंकु लोकसभा रहा, हंग असेंबली रहा। यानी कि किसी भी सरकार, किसी भी पार्टी को आप कह सकते हैं पूर्ण बहुमत नहीं रहा। लेकिन 2014 से लेकर के 2024 तक एक ऐसी सरकार रही, एक ऐसी पार्टी रही बीजेपी, जो कि पूर्ण बहुमत में रही और इस वजह से बहुत कई तरह के ठोस कदम उठाए गए, कठोर निर्णय लिए गए। लेकिन फिर से एक बार देखने को मिला है कि ये 2024 से लेकर के 2029 तक की जो सरकार रहने वाली है, यह फिर से वही स्थिति में जो कि 1989 से लेकर के 2014 वाली, यानी कि हंग असेंबली होने वाला है, त्रिशंकु लोकसभा होने वाला है। किसी भी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, तो अब देखना पड़ेगा, गठबंधन बनाने ही पड़ेंगे। और एक बार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था, गठबंधन की सरकार की कुछ मजबूरियां होती है, यानी कि सरकार की कमजोर कड़ी को वो गिना रहे थे। तो ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री जो अपनी चुनावी रैलियों में कहा करते थे कि चुनाव बाद कुछ बड़े फैसले होने वाले हैं, तो क्या अब इस स्थिति में वो बड़े फैसले ले पाएंगे जब वो खुद, उनकी पार्टी पूर्ण बहुमत में नहीं है, डवाडोल की स्थिति में है। तो ये सब आगे देखने की बात होगी, सरकार कैसे बनता है, क्या जोड़ तोड़ होगा, ये सब पर नजर बना के रखिए। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में फटाफट बताते चलिए, क्योंकि एक तरफ खटाखट वाली मामला हो रहा है, आप देख रहे होंगे इंडिया अलायंस कह रहे हैं कि मैं आऊंगा खटाखट सारा काम करूंगा। तो आप भी खटाखट जो है कमेंट कीजिए या बताइए कि क्या कैसे हो सकता है, चुनाव के बाद किस तरह से सरकार बनाने का फॉर्मूला वगैरह होगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए। शुक्रिया।